नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करा रही थी। उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, वेपर प्रेशर में लोअरनिंग। कि वेपर प्रेशर में जो कमी आती है वो किस कारण आती है। यूनिट आपकी 5th यूनिट पढ़ रहे हैं। लोअरनिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, वाष्प दाब किसे कहते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस वाष्प दाब में जो कमी आती है या ये जो वाष्प दाब जो है वो डिक्रीज होता है वो क्यों होता है। देखो, आप लोगों ने गैसेस स्टेट में प्रेशर पढ़ा होगा और हम क्या कहते हैं कि गैसेस पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री मूव करते हैं। ये कंटेनर है, इसमें गैसेस पार्टिकल्स फ्री मूव करते रहते हैं और जब ये गैसेस पार्टिकल आपस में भी कोलोजन करेंगे और ये गैसेस पार्टिकल्स इस कंटेनर की वॉल से भी कोलोजन करते हैं, तो पर एरिया इस कंटेनर की वॉल पे पर एरिया इन गैसेस पार्टिकल्स से जो कोलोजन में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ही क्या कहलाता है, इस गैस का प्रेशर कहलाता है। क्या कहा मैंने कि ये जो गैसेस पार्टिकल हैं ये फ्री मूव करते रहते हैं और इनमें आपस में भी कोलोजन होता है और ये पार्टिकल्स जो हैं इस कंटेनर की दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर भी कोलोजन करते हैं। तो प्रेशर, गैस का प्रेशर कौन सा होगा, पर एरिया इन पार्टिकल्स के द्वारा कोलोजन में जो लगने वाला फोर्स है जो इस दीवार पे लग रहा है, इन पार्टिकल्स के द्वारा कोलोजन में जो लगने वाला फोर्स जो इस दीवार पे लग रहा है, अप्लाइड फोर्स, वही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। वैसे ही अब ये वेपर्स कहां बनेंगी, लिक्विड की सरफेस के ऊपर बनेंगी। मीन्स यदि इस कंटेनर में कोई वोलेटाइल लिक्विड रखा है, मैंने क्या कहा, इस कंटेनर के अंदर वोलेटाइल लिक्विड रखा है, वोलेटाइल लिक्विड होगा तो ये रूम टेम्परेचर पे ही क्या होगा, वेपर्स फेस में कन्वर्ट होना, ये इसकी सरफेस है, ये वेपर फेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहां पे वेपर्स आएंगी, ये वेपर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहां पे ये इन वेपर्स का जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है और ये वेपर्स जो है ये वापस कंडेंस होना शुरू हो जाती है। मीन्स एक उसके बाद इनमें एक इक्विलिब्रियम सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, किस किस के बीच में, कंडेंसेशन प्रोसेस और वेपराइजेशन प्रोसेस में। क्लियर। उस सिचुएशन में इन वेपर्स, ये वेपर्स क्या कर रही हैं, इस लिक्विड के सरफेस पे फोर्स लगा रही हैं, तो इन वेपर्स के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वही फोर्स क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्या कहा कि कोई वोलेटाइल नेचर का कोई लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड, ये रूम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यहां पे वेपर बनना शुरू हो जाएंगी। स्टार्टिंग में वेपराइजेशन प्रोसेस फास्ट होगी, उसके बाद जैसे धीरे धीरे ये वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बहुत ज्यादा, वेपर्स की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वेपर्स ज्यादा बनेंगी तो इनमें कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। वेपर प्रोसेस
स्लो होना शुरू हो जाएगी और कंडेंसेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस और वेपराइजेशन प्रोसेस इक्वल हो जाती हैं। उस सिचुएशंस में एट इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे इन वेपर्स के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पे जो फोर्स क्रिएट किया जा रहा है वही फोर्स क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। फोर्स क्रिएट ऑन द surface of liquid by vapors is known as vapor pressure। अब हमें वेपर प्रेशर तो समझ में आ गया। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन जितना वोलेटाइल, ये लिक्विड की बात करें, ये लिक्विड जितना वोलेटाइल नेचर का होगा, जैसे इसकी वोलेटाइल नेचर इंक्रीज होगा ये वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इस वेपर प्रेशर में कमी क्यों आती है। हम किसकी चीज स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं। मींस उसमें बाइनरी कंपोनेंट है तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, ए और बी। मान लिया ये जो बी था ये प्योर सॉल्वेंट था और ये जो बी है ये वोलेटाइल नेचर का था। वोलेटाइल नेचर का था। इस बी के अंदर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डिसोल्व करती हूं। कौन से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल या सोल्यूट डिसोल्व करती हूं। डिसोल्व होगा तो इस लिक्विड की सरफेस पे ये जो आपका सॉल्यूशन, अब पूरी सरफेस, पहले ये सरफेस थी और इस पूरी सरफेस में केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स थे। जब प्योर सॉल्वेंट था तो सारे के सारे पार्टिकल्स किसके थे, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वेपराइजेशन प्रोसेस उतनी ही फास्ट होगी। वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। और जितनी वेपराइजेशन रिएक्शंस फास्ट होंगी उतनी ही ज्यादा वेपर बनेंगी। ज्यादा वेपर बनेंगी तो उन वेपर्स के द्वारा लगने वाला फोर्स भी इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, लार्ज होता है या ज्यादा होता है। ग्रेटर। अब क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने सोल्यूट पार्टिकल डाल दिए और ये सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं ये नॉन वोलेटाइल हैं। कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल। तो इस पूरी सरफेस पे कहीं ना कहीं मेरे सोल्यूट पार्टिकल्स भी रहेंगे। मींस अब इस पे जितने सोलवेंट पार्टिकल्स थे उतने नहीं मिलेंगे, कम सोलवेंट पार्टिकल्स मिलेंगे। इन पे कौन ब्लॉक कर लेगा इस सरफेस को, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही ब्लॉक करेंगे। सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों के ही पार्टिकल्स होंगे, लेकिन वेपर्स किसकी बन रही हैं, अकेले सोलवेंट की। तो इस सोलवेंट के लिए सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ क्या,
भाई पहले जो ये प्योर फॉर्म में ये सॉल्वेंट इतने सरफेस पे आ रहा था, अब इतने सरफेस में ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स भी आ गए। मींस इस सॉल्वेंट का जो हिस्सा है, पार्ट है, वो कम रह गया। सरफेस एरिया क्या हुआ इस सॉल्वेंट के लिए, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो वेपराइजेशन प्रोसेस पहले फास्ट हो रही थी, वो कैसी हो जाएंगी, अब स्लो वेपराइजेशन प्रोसेस हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। स्लो वेपराइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। जब स्लो होगी तो इनके द्वारा जो वेपर्स बन रही है, उन वेपर्स की क्वांटिटी भी कम होगी, और जब क्वांटिटी कम होगी तो उनके द्वारा जो फोर्स क्रिएट हो रहा है इसके सरफेस पे, वो भी कम होगा। मींस सॉल्यूशंस का, अब ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होता है उसी को कहा जाता है लोअरनिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आया है, कितना आया है, मान लो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। P प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो कितना डिक्रीमेंट आया, P माइनस PS, इतना डिक्रीमेंट आया। और यदि मैं रिलेटिव लोअरनिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखती हूं तो किसके कंपैरिजन में देख रही हूं भाई, रिलेशन किसके साथ स्टडी कर रही हूं, इस सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो नीचे जो अपॉन में जो किसका प्रेशर आ जाएगा, इस सॉल्वेंट का प्रेशर आ जाएगा, वो कहलाएगी रिलेटिव लोअरनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये कहलाता है केवल लोअरनिंग इन वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यदि मैं कम कर दूं, मींस उस सोल्यूट पार्टिकल्स के आने से उसके वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट आया है, वो क्या कहलाता है, लोअरनिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरनिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, कितनी कमी आई और किसके रेस्पेक्ट में आई, इस सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आई। कितनी कमी आई किसके रेस्पेक्ट में आई, इस सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आई, तो क्या होगा, डिक्रीमेंट अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में, ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरनिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्लियर यहां तक। अब हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि इसमें जो रिलेटिव लोअरनिंग या रिलेटिव कमी जो आती है वेपर प्रेशर में, वो डिपेंड करती है कि आपने कितना सोल्यूट डाला। मीन्स किस बात पे डिपेंड कर रही है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस सरफेस एरिया को उस सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर के सोल्यूट के द्वारा कवर करता हुआ चला जाएगा, और कवर करेगा तो वहां पे क्या प्रोसेस धीरे होती हुई चली जाएगी, वेपराइजेशन प्रोसेस धीरे होती हुई चली जाएगी, और उतनी ही कम वेपर्स बनेंगी। कम वेपर्स बनेंगी तो इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला फोर्स भी उतना ही कम होगा। तो प्रेशर जो है सॉल्यूशंस का उतना ही, वेपर प्रेशर जो है उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा। तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है, ये किस बात पे डिपेंड कर रही है, इस सोल्यूट के
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। तो राउल्ट्स ने ये कहा कि ये इनडायरेक्ट रूप में हम ये कहते हैं कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है ये इक्वल होता है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। एक्स सोल्यूट को ए कहा था या बी कहा था, जो भी है, ये बी जो है वो सोल्यूट को डिफाइन कर रहा है भाई, याद रख लेना, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन है ये। क्लियर? मैंने मान लिया ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अब हमने ये कहा कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n है और उस पूरे सॉल्यूशंस के नंबर ऑफ मोल्स n है। n सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, n सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स है। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है। मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये B है और ये पहले A है। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उस सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या होगा? n प्लस कैपिटल N। ये वैल्यू मैं उठा के यहां पे रखूं तो P माइनस पी एस अपॉन P। ये P क्या है? प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर। ये PS क्या है? उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। याद रखना सब चीजें। ये N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के। क्लियर? तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? N अपॉन N प्लस कैपिटल N। हमें ये पता है कि राउल्ट्स लॉ जो मैंने आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ाए थे और मैंने ये कहा था कि जो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, पढ़ा था हमने। और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। और जब मैंने आपको डाइल्यूट सॉल्यूशंस पढ़ाए थे तो मैंने ये कहा था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, मींस वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। यही था। मैं क्या कहना चाह रही हूं, हमने दो तरीके के सॉल्यूशंस पढ़े, आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। हमने डाइल्यूट सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये क्या करेंगे? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसमें स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये बहुत कम होंगे किसके कंपैरिजन में? सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स में। तो आप कि भाई किसी चीज में बहुत कम वैल्यू ऐड की जाए तो उस चीज की वैल्यू पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस इस n प्लस कैपिटल N को मैं कैपिटल N की फॉर्म में लिख सकती हूं। किन के लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो मेरे पास P माइनस पी एस अपॉन P ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो ये भी मेरे पास एक रिलेशन बन के आ जाता है।
लेकिन ये रिलेशन किन के लिए आता है? बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। क्लियर? अब हम वापस अपनी उसी इक्वेशन पे जाते हैं, राउल्स लॉ के द्वारा जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी, और इस इक्वेशन से हम कुछ और रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशंस का मैं क्या कर दूं? रेसिप्रोकल कर दूं। इस इक्वेशंस का जो राउल्स लॉ के थ्रू हमने निकाला था, इस इक्वेशंस का मैं कर रही हूं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स करना। तो इस इक्वेशंस का मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो P अपॉन P माइनस PS, भाई दोनों तरफ रेसिप्रोकल होगा तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ये हो जाएगा n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ये भी रिवर्स हो जाएगी और ये भी रिवर्स हो जाएगी। ये होगा P अपॉन P माइनस PS, इसको n अपॉन n प्लस कैपिटल N अपॉन n, ये 1 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? 1 में कन्वर्ट हो गया। P अपॉन P माइनस PS, ये हो गया 1 प्लस n अपॉन स्मॉल n। इस 1 को आप इस साइड लेके आओ इधर, तो ये प्लस का है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। P अपॉन P माइनस PS, माइनस का 1 इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n। क्या एलसीएम आ जाएगा इन दोनों में? P माइनस PS एलसीएम आ जाएगा। ले लो एलसीएम। क्या इक्वेशन आएगी? P माइनस PS, और ये इक्वल टू चल रहा है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। इस इक्वेशंस को खोल लो। इससे ये कैंसिल आउट, क्या इक्वेशन आएगी? PS अपॉन P माइनस PS इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। इस इक्वेशंस को वापस रिवर्स कर लो तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ गई। और एक इक्वेशन हम और लाते हैं। ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है सोल्यूट के पार्टिकल्स पे, और सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाती हैं? या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो हम एक दूसरा स्टेटमेंट और निकालते हैं। हमने एक इक्वेशन लिखी थी P माइनस PS अपॉन P, ये इक्वल टू हमने लिखा था स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इस इक्वेशंस को दोनों तरफ जो है वो, इस इक्वेशंस में दोनों तरफ, ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ 1 से माइनस कर दो, इसे इन दोनों को, मीन्स 1 से ये भी वैल्यू माइनस कर दो और 1 से ये भी वैल्यू माइनस कर दो। 1 माइनस P माइनस PS अपॉन P, ये इक्वल टू हुआ 1 माइनस
n अपॉन n प्लस कैपिटल N। P एलसीएम आया P माइनस P प्लस का PS, P माइनस P प्लस का PS अपॉन P। यहां पे क्या एलसीएम आया, स्मॉल n प्लस n, क्या आएगा, स्मॉल n प्लस n माइनस का n। इस P से ये P कैंसिल आउट, इस स्मॉल n से ये n कैंसिल आउट, मीन्स PS अपॉन P ये किसके इक्वल हुआ, कैपिटल N अपॉन n प्लस n। कैपिटल N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी सोलवेंट, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स ये पूरा पोर्शन क्या निकल के आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यही है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होके आ गया, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आया, PS अपॉन P के इक्वल। दूसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, PS अपॉन P ये इक्वल टू आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम A से डिनोट कर रहे थे, A। इस P को मैं इधर भेज दूं तो PS ये क्या आएगा, P इंटू में XA, यही आएगा। P क्या है, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, प्योर फॉर्म में। अब किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही ये जो वेपर प्रेशर है ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मींस P की वैल्यू तो कांस्टेंट आ गई, ये किसी एक सॉल्वेंट के लिए तो कांस्टेंट होगी। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ का, कि P तो कांस्टेंट है क्योंकि P क्या है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, और हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो होते हैं ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये होते हैं। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट आ गया। अब ये क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, किसके, सॉल्वेंट के। सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये राउल्ट्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट तो रिलेटिव लोअरनिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, और दूसरा स्टेटमेंट हमने निकाल लिया राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यूज किया है
और उस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज कर रहे थे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। अब आगे कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन वेपर प्रेशर्स को मेजर करना सीखेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर के बीच में, और इस वेपर प्रेशर का यूज करते हुए हम वेट कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का वेट किस तरीके से कैलकुलेट किया ये स्टडी करेंगे।